जी, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इज़ी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। तो ये एक्सरसाइज़ का जो पार्ट था मेरे ख़्याल में पता नहीं कैसे मुझसे रह गया है, बहरहाल इसको देख लेते हैं। पंक्चुएट द गिवन लाइन्स, ये पंक्चुएशन की हुई है, ठीक है? फ्लो डाउन कोल्ड रिवुलेट टू द सी, द ट्राइब्यूट, ये सारे किए हुए हैं, ये आसान है। नीचे आगे मैं ज़रा आपको सेंटेंस एक्सप्लेन कर देता हूँ फ्रेज़ल वर्ब्स के। लॉग इन का क्या मतलब होता है? अंदर आना। लॉग इन टू योर अकाउंट। इसी तरह लॉग आउट का क्या मतलब होता है? बाहर निकलना। लॉग आउट व्हेन यू आर फिनिश्ड। इसी तरह लुक आफ्टर का क्या मतलब होता है? देखभाल करना। शी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर। इसी तरह लुक डाउन ऑन होता है तहकीर से देखना, किसी को नफरत की निगाह से देखना। डोंट लुक डाउन ऑन द अदर्स। लुक इनटू का क्या मतलब होता है? तहकीक करना। द पुलिस विल लुक इनटू द मैटर। उसके बाद है लुक आउट, इसका मतलब होता है एहतियात करना। लुक आउट फॉर द ट्रैफिक, ट्रैफिक से एहतियात करना। लुक फॉरवर्ड, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। तो इसके साथ ही देखते हैं पैराफ्रेजिंग और कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस। थैंक यू। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 12, पोएम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। इसकी हमने ट्रांसलेशन भी कर ली थी, इसकी हमने एक्सरसाइज भी कर ली थी। तो आज हम इसके ज़रा स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन और पैराफ्रेजिंग देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर उस पे भी बनाएं, तो वो देखते हैं ज़रा। देखें, कंप्रीहेंशन क्वेश्चन और पैराफ्रेजिंग देखते हैं। पहला स्टैंजा क्या है? ब्रेक 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 on the cold grey stones, O sea, and I would that my tongue could utter the thoughts that arise in me. तो अगर पैराफ्रेज करना हो तो ये क्या होगा? The ocean waves crash against the cold grey rocks, and the speaker wishes they could express the thoughts and feeling that are arising up inside them. ठीक है, इनसाइड हिम होना चाहिए यहाँ पे। तो एक बात याद रखें, जब इस स्टेंजा को पढ़ते हैं, मैंने पहले ही ट्रांसलेशन वाली वीडियो में आपको बताया था कि इस वीडियो में क्या सीन है, पोएट कहाँ पे बैठा हुआ है। लहरें आके पत्थर पे चट्टान पे टकरा रही हैं और उसी दौरान ये कहता है कि काश मेरी ज़बान बोल पाती। तो सेम उसी उन्हीं 4 लाइनों को इसने अपने अल्फाज में लिख दिया है। पैराफ्रेजिंग का मतलब यही होता है कि किसी भी बात को अपने अल्फाज में लिख देना। अब इसी पैराफ्रेज की बेस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिपीटेड फ्रेज ब्रेक ब्रेक ब्रेक? अब देखते हैं, द रेपिटेशन emphasizes the relentless and unceasing movement of the sea, ठीक है, contrasting with the speaker's stagnant emotions। stagnant का मतलब होता है hesitant, हिचकिचाते हुए इमोशंस, जिसको कॉन्फिडेंटली बयान ना किया जा सके। It also serves as a metaphor for the speaker's inner turmoil। टर्मोइल कहते हैं क्यास को, बेसकूनी को। क्या बता रहा है कि ब्रेक ब्रेक किस चीज़ को? ये अनसीजिंग मूवमेंट को बताता है कि जो अ, लहरें आके चट्टान पे टकरा रही हैं, ऐसे लगता है कि ये जैसे उसे तोड़ रही हूँ, जैसे ये नहीं तोड़ पा रही। इसी तरह शायर भी, पोएट भी कोशिश कर रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स को बताए, लेकिन वो क्या कहता है कि उसकी ज़बान उसका साथ नहीं दे रही और वो नहीं बता पा रहा। What does the cold grey stones represent? The cold grey stones symbolize the harsh, unyielding reality of the life against which the speaker's emotions are crashing। सीधी सी बात है, अगर आप कहीं पत्थर पे जाके पत्थर से बात करते रहें तो पत्थर कहाँ पे जवाब देते हैं? नहीं देते। ठीक है, तो कोल्ड ग्रे स्टोन्स किस चीज़ को के सिंबलाइज करते हैं? हार्श और अनयील्डिंग रियलिटी को, कि वो तल्ख है और ये तल्खी है लाइफ की कि पत्थर उसका जवाब नहीं दे रहे। दिस इमेजरी सेट्स द टोन फॉर द पोएम्स एक्सप्लोरेशन ऑफ द मेलनकोली। और ये जो इमेजरी है वो जो सेट कर रहा है कि हमें बता रहा है ऐसा ऐसा हो रहा है। मेलनकोली किसको कहते हैं? अफसुर्दगी को कहते हैं। ये इसी चीज़ से हमें फिर शायर की अफसुर्दगी का पता चलता है। क्वेश्चन 3, व्हाट इज द स्पीकर स्ट्रगलिंग टू एक्सप्रेस? The speaker is struggling to articulate his deep seated emotions and thoughts, which are overwhelming and difficult to put into the word। ठीक है,
अब किस चीज़ की स्ट्रगल वो कर रहा है, वो इस चीज़ की स्ट्रगल कर रहा है कि काश कि उसकी ज़बान साथ दे पाती है और उसके अंदर के जो एहसासात और जज़्बात हैं, वो उनको किसी न किसी तरह बता पाता, लेकिन उसकी ज़बान उसका साथ नहीं दे रही। दिस स्ट्रगल रिफ्लेक्ट्स द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ह्यूमन इमोशन, और यही जो जहद है, ये कोशिश है, ये बताती है कि इंसान जब एक बड़े गम में होता है, उसके लिए कितना मुश्किल होता है कि अपने अंदर के गम को वो बता सके। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हु इज़ द स्पीकर एड्रेसिंग? The speaker is addressing the sea, using it as a confidant to express his innermost thoughts and feelings. This personification highlights the speaker's sense of isolation. अब देखते हैं, पहले पहले ही मैंने आपको बताया था पहली लाइन में कि किसके साथ वो मुखातिब है। वो समंदर की लहरों के साथ मुखातिब है, और ये चीज़ बताती है कि कितना वो गहरे, और उसके अंदरूनी ख़यालात जो हैं वो कितना गहरे हैं और वो किस कदर गर्म है, गम में है। दिस पर्सोनिफिकेशन हाइलाइट्स द स्पीकर सेंस ऑफ आइसोलेशन, और इससे पता चलता है कि वो कितना तन्हा महसूस करता है। What tone does the speaker's language convey? The speaker's language conveys a sense of longing, frustration, and melancholy, setting the tone of the rest of the poem. ठीक है, जाहिर सी बात है, जब शुरुआत ही यहाँ से हो रही है तो जाहिर सी बात है उसकी अफसुर्दगी और उसके गमगीन होने का ही पता चलता है हमें। ठीक है। The use of words like break, break and cold emphasizes the speaker's emotional pain. ठीक है, ये उसके जज्बाती दुख का इजहार है कि बार बार एक चीज़। आपने देखा होगा, कोई भी इंसान जब अज़ियत में होता है तो वो आपको कोई बात करना अगर चाह रहा हो तो वो एक ही बात को बार बार दोहराता है। मैंने ये कहा था, मैंने ये कहा था। ठीक है, वो इस तरह बार बार दोहराता है। स्टैंजा 2 देखते हैं ज़रा। ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर्स एट प्ले, ओ वेल फॉर द सेलर लैड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे। मेरा नहीं ख्याल कि इसकी दोबारा ट्रांसलेशन की ज़रूरत है। अगर ट्रांसलेशन की इसकी ज़रूरत है तो वो पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा। इसकी अब पैराफ्रेजिंग करते हैं सीधी। हाउ फॉर्चुनेट आर द फिशरमैन्स बॉय एंड द सेलर लैड हु आर केयर फ्री एंड जॉयफुल, प्लेइंग एंड सिंगिंग विद देयर लव्ड वंस विदाउट वरी इन द वर्ल्ड। वो खेल रहे हैं, शायर के अंदर का जो दुख है वो उभर उभर के सामने आ रहा है। उसे खेलता हुआ ना तो बच्चा अच्छा लग रहा है और ना ही सामने जाती हुई कश्ती में मलाह का लड़का। ठीक है, तो ये स्टेंजा 2 में यही है। क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। हु आर द टू इंडिविजुअल्स मेंशन्ड इन द स्टेंजा? आसान सा है। द फिशरमैन्स बॉय एंड द सेलर लैड आर द टू इंडिविजुअल रिप्रेजेंटिंग द केयरफ्री यूथ एंड जॉयफुल सिंप्लिसिटी। दे सर्व एज द फॉयल टू द स्पीकर्स मेलनकोली। ठीक है, अब यही दो मेंशन किए गए हैं और ये एक्स किस तरह अपोजिट है, ये उसकी कंट्रास्ट सिचुएशन बताते हैं कि ये बच्चे खुशियां मना रहे हैं और जो शायर है वो दोस्त की मौत का दुख लेके बैठा हुआ है। What does the fisherman's boy shouting signify? The shouting signifies the uninhibited joy and freedom of the childhood, contrasting with the speaker's stifled or suppressed emotions. It highlights the speaker's nostalgia for lost innocence. जाहिर सी बात है, किस चीज़ को सिग्निफाई करता है? इस चीज़ को कि वो बच्चों की आज़ादी को सिग्निफाई करता है, और कंट्रास्टिंग विद द इमोशंस ऑफ द पोएट। ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान बड़ा हो जाता है उस वक्त उसका इमोशंस के साथ वास्ता होता है। बच्चे का कोई इस चीज़ से वास्ता नहीं होता। उसे नहीं पता होता कि अगर किसी की डेथ हो गई है तो किस तरह से पेश आना है, उसे नहीं पता। बच्चों को नहीं पता होता, तो इस वजह से ये क्या होता है, कंट्रास्ट कर रहा है। Why does the speaker envy the sailor lad? क्योंकि उसे रश क्यों आता है? The speaker envies the sailor lad's ability to express himself through the song, indicating a desire for creative release and emotional expression. The sailor's happiness also underscores the speaker's sorrow. ठीक है, जाहिर सी बात है, वो अगर गा रहे हैं तो उन्हें नहीं पता कि हमारे साथ कौन, कोई सामने अगर बैठा हुआ है वो कितना गम में है। ठीक है, तो इसलिए तो इंडिकेटिंग अ डिज़ायर क्रिएटिव रिलीज एंड द इमोशनल एक्सप्रेशन, तो ये उसकी ख्वाहिश है कि वो अपने जज्बात को बयान कर सके, लेकिन वो बयान करने से कासिर है। द सेलर्स हैप्पीनेस आल्सो अंडरस्कोर द स्पीकर्स सारो, तो जाहिर सी बात है वो भी इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट करता है। उसे नहीं पता कोई किनारे पे गमगीन बैठा हुआ है।
What does the bay represent? The bay symbolizes a peaceful setting contrasting with the turbulent sea and the speaker's inner turmoil. It highlights the speaker's longing for serenity. ठीक है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? कंट्रास्ट को, क्योंकि उसका अंदर का जो माहौल है, पोएट के अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है? गमगीन है उसके दोस्त की डेथ की वजह से। एंड कंट्रास्टिंग विद द टर्बुलेंट सी, वो एक ही जगह पे रुका हुआ है, दोस्त की मौत के दुख से आगे नहीं बढ़ पा रहा, और समंदर की लहरें क्या कर रही हैं? टर्बुलेंट का मतलब होता है जो चीज़ एक ही जगह पे ना हो। टर्बुलेंट सी, और समंदर मूव कर रहा है, उसकी लहरें मूव कर रही हैं। एंड द स्पीकर्स इनर टर्मोइल, और उसके अंदर का जो माहौल है वो वैसा ही। इट हाइलाइट्स द स्पीकर्स लॉन्गिंग फॉर सेरेनिटी, और ये पता चलता है कि शायर भी सुकून ढूंढ रहा है, अब उसे सुकून नहीं है दोस्त की डेथ के बाद। क्वेश्चन 5, व्हाट डज द स्पीकर imply about his own life? The speaker implies that his life lacks the joy, freedom, and simplicity of the fisherman's boy and the sailor lad. This contrast underscores the speaker's sense of disillusionment. ठीक है, स्पीकर को यही है, उसे उसे लगता है कि अब उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ कम हो गई हैं, सारा कुछ उसका बस वो दोस्त के साथ ही था। ये जॉन एलिया का भी इसी तरह का एक शेर है, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहाँ में क्या। ठीक है, हमारी इमोशंस ही किसी किसी के साथ इतने अटैच हो जाते हैं। तो स्टैंजा 3 देखते हैं। एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन देयर टू देयर हेवन अंडर द हिल, बट ओ फॉर द टच ऑफ द वैनिश्ड हैंड एंड साउंड ऑफ द वेस्ट दैट इज स्टिल। पैराफ्रेजिंग देखते हैं। द मैजेस्टिक शिप्स कंटिन्यू ऑन देयर जर्नी रिटर्निंग द सेफली टू देयर harbor, but the speaker's heart longs for something more precious, the gentle touch of the loved ones who is no longer present, and the sound of their voice that has fallen silent. पैराफ्रेजिंग है, सिंपल वही बात है कि वो चाहता है कि उसके वो जेंटल दिन वापस आ जाएं जब वो दोस्त के हाथ में हाथ था उसका, लेकिन इसी दौरान क्या है, जहाज़ मूव कर रहे हैं, दुनिया में जितने बड़े लोग भी चले जाएं, उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि दुनिया रुक जाती है। ओनली द चेंज इज़ परमानेंट इन दिस टेम्परेरी वर्ल्ड। अगर आपके अंदर का माहौल उदास है तो ज़रूरी ये नहीं है कि दुनिया की हर चीज़ की रंगीनियाँ ख़त्म हो जाए। ठीक है, देखते हैं ज़रा। व्हाट डू द शिप्स रिप्रेजेंट? द शिप्स सिंबलाइज द पैसेज ऑफ द टाइम। ठीक है, मूविंग स्टेडली टूवर्ड देयर डेस्टिनेशन व्हाइल द स्पीकर रिमेन स्टक इन देयर इमोशंस। ठीक है, क्या बताते हैं? जाते हुए जहाज, जाते हुए जहाज ये बताते हैं कि दुनिया में जितना जो वक्त है वो किसी का वेट नहीं करता। ठीक है, टाइम वेट्स फॉर नन। वक्त किसी का वेट नहीं करता, चाहे किसी की जितनी बड़ी डेथ हो जाए। ठीक है, द शिप्स स्टेटली मूवमेंट कंट्रास्ट विद द स्पीकर्स इन टर्मोइल। जो शिप है वो मूव कर रहे हैं, लेकिन जो शायर है वो उस गम से आगे मूव नहीं कर पा रहा, उसी चीज़ को दिल में लेके बैठा हुआ है कि उसके दोस्त की डेथ हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द हेवन अंडर द हिल? The heaven represents a safe, peaceful refuge which the speaker longs for but cannot attain. This imagery highlights the speaker's sense of loss. ठीक है, heaven under the hill क्या है? सेफ पीसफुल रिफ्यूज बताता है हेवन अंडर द हिल। जब आप किसी, फॉर एग्जांपल, जब आप किसी छत के नीचे होते हैं तो आप कितना महसूस करते हैं? ठीक है, क्या महसूस करते हैं? आप इमेजिन कर लें कि एक बारिश का मौसम है और कहीं पे आप ऐसे ही मैदान में खड़े हुए हैं और वहाँ पे आपको कहीं पे कुछ छत या कमरा नज़र आता है, तो वहाँ आप जाके कैसे महसूस करते हैं? आप एक रिफ्यूज, उसे एक पनाहगाह और पीसफुल पनाहगाह कंसीडर करते हैं। विच द स्पीकर लॉन्ग्स फॉर कैन नॉट अटेंड, लेकिन जिसके लिए शायर ख्वाहिश तो कर रहा है लेकिन वो उसको हासिल नहीं कर पा रहा। दिस इमेजरी हाईलाइट्स द स्पीकर सेंस ऑफ लॉस। इससे पता चलता है कि वो अभी तक अपने नुकसान के खसारे के बारे में सोच रहा है। What is the speaker longing for? The speaker longs for the comforting presence of the loved one now lost. वो अपने उस दोस्त की मौजूदगी के बारे में चाह रहा है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। द टच एंड द वॉइस रिप्रेजेंट द इंटीमेट कनेक्शन टू द स्पीकर मिसेज, और ये बताता है कि वो जो टच था उसका, हाथों में हाथ था, वो बताता है कि उसका कितना गहरा कनेक्शन था अपने दोस्त के साथ। वाई इज द हैंड वैनिश्ड? The hand has vanished because the person has passed away or no longer present, leaving the speaker with a deep sense of loss. This emphasizes the speaker grief. हाथ कैसे गायब हो गया? क्योंकि दोस्त की डेथ हो चुकी है।
What emotion does the speaker convey? The speaker conveys profound sadness, nostalgia. Profound का मतलब होता है गहरा गम, sadness गम, nostalgia माजी में रहना and longing और किसी भी चीज़ की ख्वाहिश करना, underscoring the pain of the loss of love. और वो उस मोहब्बत के गम में है कि उसका दोस्त चला गया, उसके साथ उसको मोहब्बत थी। द यूज ऑफ वर्ड्स लाइक vanished एंड स्टिल emphasizes द फाइनलिटी ऑफ द लॉस। अब ये vanished का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अब उसका गम जो है उसके कम नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका दोस्त इस दुनिया से जा चुका है। स्टैंजा 4 देखते हैं। ब्रेक 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 एट द फुट ऑफ दाई क्रैक्स ओ सी, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे इज डेड दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी। पैराफ्रेजिंग देखते हैं। द ओशन वेव्स क्रैशिंग अगेंस्ट द रॉकी शोर लाइन, ठीक है, आके टकरा रही है, जो लहरें हैं वो जोर जोर से। बट द स्पीकर्स थॉट आर कंज्यूम्ड बाय द मेमोरीज ऑफ द पास्ट टाइम, लेकिन जो शायर है वो अपने माजी की यादों में बैठा हुआ है। दैट वाज फुल ऑफ द जेंटल ब्यूटी एंड ही नोज दैट दोज मोमेंट्स कैन नेवर बी रिलीव। और अब उसे लगता है कि वो जो खूबसूरत दिन थे दोस्त के साथ वो चले गए हैं, अब वो वापस नहीं आ सकते। क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द रिपीटेड फ्रेज ब्रेक 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 सिग्निफाई इन द स्टैंजा? सेम, ये पहले में भी आ चुका है तो यहाँ पे भी रिपीट हुआ है। सेम वही है कि किस चीज़ को एम्फसाइज कर रहा है, ये मैं ऊपर पहले वाले में बता चुका हूँ। What do the crag represent? The crag symbolize the harsh reality, unyielding and unforgiving, contrasting with the speaker's nostalgia for the past. किस चीज़ के बारे में बताते हैं कि ज़िंदगी जो है ये बहुत सख्त है, फितरत जो है ये सख्त है। What is the speaker acknowledging? The speaker acknowledges that a lost day with its unique beauty and happiness will never return. This realization underscores the finality of the loss, कि उसके वो खोए हुए दिन कभी वापस नहीं आएंगे क्योंकि उसका जो दोस्त जिसकी डेथ हो गई अब वो वापस नहीं आ सकता। What does the tender grace refer to? The tender grace refers to the delicate, lasting beauty of the last day, emphasizing its irreplaceable nature. क्या बताता है कि उसके दोस्त की डेथ हो गई है जिसके साथ वो नज़ाकत के दिन गुजारता था, मोहब्बत भरे दिन गुजारता था, अब वो वापस नहीं आ सकते और नेचर भी उसके जैसा कोई और दोस्त भी उसे प्रोवाइड नहीं कर सकती। What tone does the speaker's language convey? The speaker's language conveys resignation, sorrow, and deep sense of longing, underscoring the enduring pain of the lost moments and the memories. किस चीज़ के बारे में बताते हैं? कि उसके गम के बारे में बताते हैं और उसकी गहरी किसी चीज़ से ताल्लुक़ के बारे में बताते हैं कि उसका दोस्त के साथ गहरा ताल्लुक़ था जिसकी याद में वो बिल्कुल इतना गमगीन है। एंड्योरिंग पेन ऑफ द लास्ट मोमेंट एंड द मेमोरीज़ का क्या मतलब है कि वो उन्हीं माज़ी की मेमोरीज़ में बैठा हुआ है, यादों में बैठा हुआ है, उधर ही टाइम गुज़ार रहा है, वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहा। होपफुली चीज़ें आपके लिए आसान हुई होंगी। क्वेश्चन तो वैसे हर तरह से बनाए जा सकते हैं। अब ये जो मैंने बनाए हैं, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि यही क्वेश्चन बनाए जा सकते थे या यही पॉसिबल है। ठीक है? तो ये बनाने वाले पे डिपेंड करता है। होपफुली ये वीडियो कुछ ना कुछ आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।